एसबी एग्ज़ाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पारा शिक्षक आकलन एग्ज़ाम की। पारा शिक्षक आकलन एग्ज़ाम की आज की इस क्लास में बाल विकास का सीडीपी का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का टॉप 25 प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। कितने प्रश्न? टॉप 25 प्रश्न बताने वाले हैं। हम इस तरह से आपको बताएंगे जो सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आराम से समझ पाएंगे इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ 17 और 18 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा और कर्मा पूजा दोनों पूजा के उपलक्ष्य में अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर में ज्वाइन करेंगे, कम फी लगेगा। फी 1250 है, लेकिन अभी आप लोगों से ऑफर में 1250 नहीं लगेगा, मात्र 850 रुपये में घर बैठे पूरी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों नंबर को आप अभी सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इस पर बात करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला प्रश्न जो यहां पर आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न क्या है? डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? डिस्ग्राफिया ग्राफ आप लोग बनाए हैं बच्चों के समय 6, 7, 8 क्लास में। इस तरह से 9, 10 में ग्राफ बनाया जाता है। इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। ग्राफ मतलब लिखने वाला काम। ग्राफ मतलब क्या हुआ? लिखने वाला काम, काम। तो लिखने वाला काम जो है, जब लिखने वाला काम में दिक्कत होता है, लिखने में दिक्कत होती है, तो इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। लिखने में दिक्कत, जब बच्चे बढ़िया से लिख नहीं पाते हैं, ऐसे लिखेंगे टेंगर मेंगर लिखेंगे, जैसा तैसा लिखेंगे। टेंगर मेंगर मतलब समझ रहे हैं? अच्छा से नहीं लिख पाएंगे। का लिखा दिल्ली में तो खा लिखेगा मुंबई में, और गा लिखेगा मद्रास में। यानी क्या लिखा वो साफ नहीं हो पाता है। डॉक्टर का जैसा लिख देगा, घुमा फिरा करके, समझ में नहीं आएगा। लिखावट ठीक नहीं होता। उसी को कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया समझ गए? डिस्ग्राफिया क्यों होता है? क्योंकि उसका जो हाथ है, जो उसका हथेली है, जो उसका अंगुली है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, और उसका गड़बड़ी का कारण कुछ मस्तिष्क से भी जुड़ा हुआ रहता है। तो डिस्ग्राफिया में क्या हुआ? डिस्ग्राफिया में लिखने की समस्या होती है। यहां लिखना आंसर होगा। डिस्प्रैक्सिया एक बीमारी है। डिस्प्रैक्सिया, देखिए डिस्प्रैक्सिया क्या है? फेफड़े का बीमारी नहीं, तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। तंत्रिका तंत्र की, सेरेब्रम की बीमारी है। मस्तिष्क में सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम पाया जाता है। कहाँ पर यह पाया जाता है? मस्तिष्क में, मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा में। जब इसमें चोट लग जाए या इसमें किसी तरह से क्षति पहुंचे, तो एक बीमारी होता है जिसका नाम कहलाता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्ग्राफिया भी हम आपको बताएं। डिस्ग्राफिया कौन बीमारी है? डिस्ग्राफिया है लिखने की बीमारी। लेकिन डिस्प्रैक्सिया कौन बीमारी है? तंत्रिका तंत्र की बीमारी। देखिए यहां पर हम क्लास में इतना अच्छा से आपको कर देंगे जो बाद में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगा। गणित को समझने की यह शक्ति, जो गणित को बढ़िया से नहीं समझ पाता है,
जो गणित को बढ़िया से नहीं समझ पाता है उसको क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यहां पर ला दे दीजिए, डिसकैलकुलिया। कैलकुलेटर समझ रहे हैं? सबके घर में या मोबाइल में कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर से क्या होता है? जोड़ घटाव गुना भागा। तो यहां पर भी गणित को नहीं समझ पाना, गणित में भी जोड़ घटाव गुना भागा होता है और यहां पर भी कैलकुलेटर, मतलब गणित को नहीं समझ पाना डिसकैलकुलिया कहलाता है। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया गणित को नहीं समझ पाना, गणित को नहीं समझ पाना। डिसमिथिया, डिसमिथिया देखिए, डिसमिथिया क्या होता है? जिस आदमी को डिसमिथिया हो जाएगा वो हमेशा तनाव में रहेगा। तनाव में, तनाव मतलब समझते हैं? आपका 1 करोड़ रुपए था और 1 करोड़ रुपए आप अपनी बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। आपके पास 1 करोड़ रुपए था कुल टोटल, और ये आप सोच के रखे थे कि इससे हम अपनी बेटी का शादी करेंगे, अपने बेटे का बढ़िया कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे, MBBS करवाएंगे, ये सब आपने सोच के रखा था। और उधर से हेलो किया हैकर लोग, जो अकाउंट से पैसा ले लेता है, उसने आपको फ़ोन किया और ये 1 करोड़ रुपए चुरा लिया, आपके बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपए चुरा लिया। अब आपको बताइए कैसा लगेगा? खाना घुसेगा, खाना खा पाएंगे, न पानी पीने का मन करेगा, न रात में नींद आएगा। तो उसी को कहते हैं तनाव। तो उस तनाव को डिसमिथिया कहते हैं। बच्चे भी कभी कभी तनाव में आ जाते हैं। तनाव होने का बहुत सारा कारण है, तनाव होने का बहुत सारा कारण है। केवल पारिवारिक आदमी ही तनावग्रस्त नहीं होते हैं, केवल पारिवारिक आदमी भी तनावग्रस्त नहीं होते हैं। जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सभी तनावग्रस्त होते हैं। कब? बच्चे खेल खेल में किसी से झगड़ा कर लिया, या खेल में कहीं हार गया, या फिर किसी दोस्त के साथ गलत काम कर लिया, बहुत तरह का है जिसके चलते वो तनाव की स्थिति में रहता है। तो उसको हम लोग कहते हैं डिसमिथिया। तनाव की स्थिति को क्या कहेंगे? डिसमिथिया। क्लियर हो गया? चलिए, 5वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? भ्रम, भ्रम मतलब समझते हैं? हम तुलना करेंगे। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में एक, जिसको ये बीमारी हुआ है वो दूसरा लोगों से तुलना करेगा, और वो क्या सोचेगा कि मेरा जो हाथ है, पैर है, कान है, नाक है, वो छोटा छोटा है, और दूसरे का हाथ, पाँव, कान, गला बड़ा बड़ा है। वो अपने को छोटा समझेगा। उसको कहते हैं डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया में क्या होता है? भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है? कि वो अपने को छोटा समझता है। वो सोचता है मेरा हाथ छोटा है, अरे उसका 3 फीट का हाथ है, मेरा 2 फीट का हाथ है, ऐसा सोचता है। उसका पैर 4 फीट का है, मेरा पैर 2 फीट का है, ऐसा सोचता है। तो इसको कहते हैं डिसमॉर्फिया। क्लियर हुआ? डिसमॉर्फिया। अब आगे चलिए, तो हम यहां पर आपको क्या बता रहे थे? भ्रम। भ्रम क्या होता है? कि मेरा हाथ छोटा, दूसरा का हाथ बड़ा, मेरा पैर छोटा, दूसरा का पैर बड़ा, ये भ्रम हो जाता है। और इसको कहते हैं डिसमॉर्फिया। क्या कहते हैं? डिसमॉर्फिया। अब इसी तरह से जब आगे चलेंगे आप तो पाएंगे डिसलेक्सिया। क्या चीज पाएंगे? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है पठन विकार।
क्या होता है? पठन विकार। पठन विकार में क्या होता है? देखिए उल्टा समझ बैठता है। वाज, वाज को समझ जाता है साव, उल्टा। 12, 12 को समझ जाएगा 21। 63, 63 को समझ जाएगा 36, उल्टा समझ जाता है। क्लियर को न्यूक्लियर। तो ये बी और डी, बी को डी, डी को बी समझ लेता है। तो ये जो पठन विकार है ना, ये पठन विकार डिसलेक्सिया कहलाता है। इस तरह के पठन विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। ठीक है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों, अक्षम बच्चों की बात हो रहा है यहां पर। आप लोग बताइए क्या होगा? क्या होगा? डिसग्राफिया। अब मान लीजिए जिसका हाथ की उंगली काम नहीं करता है, पैर, उसका मांसपेशी, जो हाथ का मांसपेशी बढ़िया से नहीं काम कर रहा, उंगली काम नहीं कर रहा, तो वो बढ़िया से लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। तो इसको कहेंगे डिसग्राफिया, डिसग्राफिया। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। अभी जस्ट हम आप लोगों को बताएं कि एक बच्चा है जो किससे ग्रसित है? साव से वाज, न्यूक्लियर से अनन्यूक्लियर। अनक्लियर? ये क्या है? ये जस्ट हमने आपको अभी बताया, ये पठन विकार है और इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। 12 को 21, 36 को 63, ये बोला जाता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहां पर प्रश्न आ गया, निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण होगा कब? निदानात्मक परीक्षण के बाद। निदानात्मक परीक्षण मतलब क्या हुआ? त्रुटि को ढूंढना, उसकी कठिनाई को ढूंढना, उसकी कमजोरी को ढूंढना, उसका जो कमजोरी, बच्चों का जो कमजोरी है उसको ढूंढना, बच्चों की गलती क्या हो रही है, गलती को ढूंढना। जैसे डॉक्टर जब बीमारी का जांच लेता है, बहुत तरह का खून का जांच, एक्सरे, सीटी स्कैन, तो क्या करता है? वो बीमारी पता लगाता है कि बीमारी कहाँ पर है, बीमारी कहाँ पर है। तो यहाँ पर भी बच्चों में कमजोरी कहाँ पर है, बच्चे किसको नहीं सीख पा रहे हैं, किस प्रकार की गलती कर रहे हैं, ये जाना जाता है निदानात्मक परीक्षण में। और दूसरा चीज ध्यान रखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण के बाद में उपचारात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया कि उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग निदानात्मक मूल्यांकन के बाद में होता है। यानी निदानात्मक मूल्यांकन पहले होगा, उपचारात्मक शिक्षण बाद में होगा। उपचारात्मक शिक्षण कब होगा? बाद में होगा। तो निदानात्मक मूल्यांकन पहले और उपचारात्मक शिक्षण बाद में। तो यहां पर आंसर होगा निदानात्मक मूल्यांकन के बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी है। मंदबुद्धि, मंदबुद्धि बच्चे क्या करते हैं?
गलती अधिक करते हैं। गलती क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार का गलती कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, ये चीज़ हमको जानकारी लेना पड़ेगा, तब हम उसको सुधार सकते हैं। तो ये चीज़ कहाँ पर पता चलेगा, निदानात्मक शिक्षण में, निदानात्मक परीक्षण में। निदानात्मक परीक्षण में गलती का पता लगता है और गलती का पता लग जाने के बाद में उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उस गलती का सुधार होता है। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। अब बताइए गलती किससे नहीं होती है, गलती तो हर एक व्यक्ति से होता है, चाहे वह आदमी हो या कोई बड़े अफसर हो, साधारण व्यक्ति हो, कोई स्टूडेंट हो, तेज लड़का हो, अमीर घर का हो, गरीब घर का हो, कोई भी बच्चा हो, कभी ना कभी गलती कर देता है। जब वो सीखने का प्रयास करता है तो गलती कर देता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा, तो देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी बच्चा हो, गलती सभी से हो सकती है। तो उसका सुधार आवश्यक है या नहीं, तो सुधार उसका है, तो उपचार सभी का करेंगे, तो ये उपरोक्त सभी होगा। देखिए एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी मैं यहाँ पर आपका 2 मिनट का समय लूंगा। ये 2 मिनट का समय आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। क्यों, थोड़ा सा ये हम बताते हैं। देखिए आप सभी पारा शिक्षक आकलन की तैयारी कर रहे हैं। आपको तैयारी करने के लिए मटेरियल चाहिए, बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, लेकिन अभी आपके मार्केट में किताबें अवेलेबल नहीं है। क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ना चाहते हैं, आपने ठोकर खाया है 2012 के और 2016 के टेट को आप पास नहीं कर पाए, तो आपको ठोकर लगा है। आप सोच रहे हैं, जान रहे हैं कि 2 बार तो हम गलती कर चुके हैं, इस बार हमको गलती नहीं करना है। मौका बार बार नहीं मिलता है, ये आप समझ रहे हैं, लेकिन करें क्या, मार्केट में बुक्स नहीं मिल रहा है। तो इसका समाधान है, आप घर बैठे केवल मोबाइल से तैयारी करिए ना, केवल मोबाइल से तैयारी करिए। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, घर बैठे तैयारी करेंगे। इसके लिए केवल मोबाइल चाहिए। यहां पर हम आपको नोट्स दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, लाइव क्लास दे रहे हैं। जब लाइव क्लास देंगे तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़ करके रहना है। जुड़ने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करिए या कॉल करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। कॉल करके हम आपको बताएंगे कि फ़ी कैसे जमा करेंगे। फ़ी 1250 है पूरे कोर्स का। इतना पैसा आपका बुक खरीदने में लग जाएगा यदि आप मार्केट से बुक खरीदते तो। और यहाँ पर हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं, लेकिन यदि आप 17 और 18 सितंबर को हमारे क्लास में ज्वाइन करते हैं तो ये ऑफर है 1250 रुपये के जगह पर आपको लगेगा 850 रुपये।
1250 रुपये नहीं लगेगा, 850 रुपये लगेगा। 18 के बाद फिर से आपको फी देना होगा 1250। तो मौका है, ज्वाइन करिए। यहाँ पर प्रश्न है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। ये निदान कहलाता है। निदान, उपचार नहीं, उपचार निदान के बाद होता है। ओके, निदानात्मक परीक्षण, यहाँ परीक्षण होगा। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है अध्ययन अध्यापक प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनका शैक्षिक निर्देशन देना। ये तीनों ही काम निदानात्मक परीक्षण का है। तीनों ही उद्देश्य निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम बच्चों के अध्यापन प्रक्रिया में सुधार ला सकते हैं, पिछड़े बालक का पहचान कर सकते हैं, छात्रों की कमियों के आधार पर उनके शैक्षिक निर्देशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी होगा। निदानात्मक परीक्षण का महत्व, निदानात्मक परीक्षण का क्या महत्व है? निदानात्मक परीक्षण का महत्व है निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में। हम बार बार कहते हैं कि निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये निदानात्मक परीक्षण का महत्व हो गया। अब आगे जब हम चलेंगे तो देखते हैं प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं विशिष्ट है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हुआ कि दुनिया का कोई भी दो बालक एक जैसा नहीं हो सकता। सभी बालक अलग अलग होते हैं। कोई भी दो बालक एक जैसा नहीं हो सकता है। कोई भी दो बालक एक जैसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि, प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते, एक जैसा नहीं हो सकते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। देखिए, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कमियों का निदान और उपचार। बच्चे जो गलती कर रहे हैं वो गलती फिर से नहीं दोहराएं, ऐसी होना चाहिए। मूल्यांकन का यही उद्देश्य है कि गलतियों की पहचान करना, उन गलतियों का निराकरण करना। तो ये राइट आंसर है। शिक्षा सुधार के लिए आवश्यक है। शिक्षा सुधार के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षा सुधार के लिए है शिक्षा कार्यों में सतत मूल्यांकन। जब तक आप सतत मूल्यांकन नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि बच्चे बार बार गलती कहाँ से कर रहे हैं, किस कारण गलती कर रहे हैं, किस तरह का गलती कर रहे हैं, ये यदि आप नहीं खोज पाएंगे तो आप कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं वो आगे की ओर नहीं जाएगा। जैसे आप समझिए कि एक बीमारी है, उस बीमार व्यक्ति में पेट का बीमारी है पेट का, और सबसे महंगा दवा देंगे हम सर दर्द का, तो ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। सर दर्द का दवा यदि हम देंगे तो ठीक नहीं होगा। सबसे पहले वो क्यों बीमार है उसका सुधार करना पड़ेगा। तो उसी तरह से शिक्षण कार्य में शिक्षा कार्यों का सतत मूल्यांकन होना चाहिए। आप विद्यार्थियों में सामाजिक गुण किस प्रकार विकसित करेंगे? आप विद्यार्थियों में सामाजिक गुण किस प्रकार विकसित करेंगे? देखिए, सामाजिक गुण समझिएगा, समाज से मिलता है। यदि कोई अकेला रहेगा तो सामाजिक गुण को समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर हम सामाजिक गुण की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक गुण
बच्चों को कैसे आएंगे? जब उसे समाज में रखेंगे। समाज मतलब जब उसे सबको एक साथ में शिक्षण देंगे, सबको एक साथ में शिक्षण देंगे तब होगा। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, बताइए। देखिए, यह भी प्रेरणा और अनुभव दोनों चीज, अभिप्रेरणा भी और अनुभव भी, इन दोनों के फलस्वरूप जो उत्तरोत्तर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने की एक श्रृंखला जो होती है, उसी को हम विकास कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ये अंतिम प्रश्न है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसमें? देखिएगा, एक ही दिन दो बच्चा जन्म लिया, 10 साल के बाद आप देखेंगे ये थोड़ा छोटा रह गया और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो दोनों का विकास का दर अलग हो गया, अलग हो गया। इसके कारण भी लोग भिन्न होते, ठीक है। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में पारा शिक्षक की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपने 2 बार ठोकर खा चुका है, समस्या क्या है आप जान रहे हैं, केवल सोचते हैं, तैयारी करते नहीं है, तो अब समय को गवाइए नहीं, तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए आज ऑफर है विश्वकर्मा पूजा और कर्मा पूजा का, 17 और 18 सितंबर को, 17 और 18 सितंबर को ऑफर है। इस ऑफर का लाभ लीजिए और हमारे क्लास में ज्वाइन करिए। अभी आपको 850 रुपये लगेंगे। देखिए, हम क्या क्या चीज़ें आपको देंगे। घर बैठे आप सब कुछ तैयारी कर सकते हैं, केवल एक आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए। इसी मोबाइल के साथ में सारा कुछ आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपको PDF में नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ लाइव क्लास देंगे, मैराथन क्लास देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, यानी जो कुछ आपको तैयारी में चाहिए, आपकी तैयारी के लिए जो कुछ चाहिए वो सारा चीज़ हम आपको देंगे। तो कैसे आप ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में? या तो आप हमारा ऐप को इंस्टॉल करिए SB एग्जाम, और वहाँ पर पारा शिक्षक आकलन है, उस कोर्स को परचेज कर लीजिए, या फिर ये जो दिए गए व्हाट्सएप नंबर है या कॉल नंबर है, इन पर कॉल करिए, कॉल करके जानकारी लीजिए किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच स्टार्ट है, ज्वाइन करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नए क्लास में नए रंग रूप के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।